हेलो। आज हम लोग फिर से हाजिर हैं एपी के कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स के साथ। हम लोगों ने दो वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं। एक में एपी के इंट्रोडक्शन है और दूसरे में कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने डिस्कस किया है। आज कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे एपी में। ये सारे प्रॉब्लम्स आर एस अग्रवाल बुक से लिए गए हैं। आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 5A से लिया गया है। तो हमारा ये है कि जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है उनको कवर किया जाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी 17, 14, 11 एंड अप टू -40। आई थिंक -40, यस। सो ये हमारा एपी है 17, 14, 11 और -40 तक है। और इसमें हम लोगों को सिक्स्थ टर्म फाइंड करना है। कहाँ से? एंड से सिक्स्थ टर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देख लें। देखिए, हम लोग को एंड से सिक्स टर्म फाइंड करना है, तो आप एक काम कीजिए, ये सोचिए कि ये हमारा ए है। ये क्या है? ए है। और जैसे यहाँ से हम लोग डी अगर फाइंड करते तो क्या होता? 14 - 17 -3 होता। अगर हम ए 17 को लेते, ए इक्वल्स टू 17, तो डी इक्वल्स टू क्या होता? डी इक्वल्स टू होता 14 - 17 -3। ठीक है, तो हम लोग लास्ट टर्म को लेते और फिर यहाँ से सिक्स टर्म पीछे जाते, लेकिन नहीं, हमने क्या किया, एक काम करना है कि इस टर्म को आप ए ले लो। ठीक है, वैसे ये एल है, मैंने यहाँ एल ही लिखा है, इसको आप ए ले लो और देखो इधर की ओर जाओ। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाओ। तो राइट टू लेफ्ट क्या होगा? जैसे लेफ्ट टू राइट में डी डिक्रीज कर रहा था, मतलब -3 था डी का वैल्यू, तो जब हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो डी का वैल्यू +3 होगा। लाइक इस ओर जब जाएंगे तो 14 + 3 17, मतलब डी विल इंक्रीज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ओके, सो देखिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो T6 का वैल्यू क्या होगा? सिक्स टर्म यहाँ से, तो T6 क्या होगा? पहला टर्म हमारा -40, सो -40 प्लस n-1 इंटू डी। तो n-1 क्या होगा? 6 - 1, 6 - 1 5 इंटू डी। तो डी अभी मैंने बताया कि +3 होगा, मतलब उल्टी ओर जा रहे हैं, तो माइनस ऑफ -3, तो -14 + 15, तो T6 का वैल्यू होगा -25। ठीक है, तो जब भी आपको इसमें यही कंसेप्ट था, जब भी आपको फ्रॉम एंड करना है, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म आप लास्ट वाले को ले लो, लास्ट वाले से लेकर डी का वैल्यू अगर प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, बस समझ करके बनाना। ये देखिए, ये क्वेश्चन CBSE 2013 कंपार्टमेंटल में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द सम ऑफ द टू मिडिल मोस्ट टर्म ऑफ द एपी। एक एपी दिया हुआ है, इसका कह रहा है कि सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म। एक तो जो ये एपी है फिक्स्ड कुछ टर्म्स होंगे, n नंबर ऑफ टर्म्स जो भी हों, और इसका जो दो बीच वाला टर्म होगा उसका कह रहा है सम फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे तो पहले हमें ये पता करना होगा कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं। ठीक है, जब हम लोगों को टर्म पता चल जाएगा, मान लो कि 10 टर्म्स हैं, ठीक है, तो 10 टर्म्स हैं तो 10 का हाफ, तो 10 का तो हाफ 5 होगा, लेकिन ये 5 तो बीच का टर्म नहीं होगा क्योंकि 4 इधर बचेगा। जैसे 10 का हाफ लेंगे तो 5 और 6 वाले को हम ले लेंगे। ठीक है, दो टर्म को, तो वही इसमें करना है। सबसे पहले ए देखिए, ए का वैल्यू -4/3 होगा, एन का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले डी का वैल्यू पता करते हैं। डी इक्वल्स टू क्या होता है? T2 - T1। डी इक्वल्स टू T2 - T1। तो T2 का वैल्यू यहाँ क्या है? -1 माइनस और -4/3, तो -1 + 4/3, तो -3 + 4 कितना हो जाएगा? 1, 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले एन का वैल्यू निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि ये फार्मूला Tn इक्वल्स टू क्या होता है? Tn इक्वल्स टू क्या होता है? a+n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? एन का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो 4 and 1/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -4/3 a+n-1 इंटू डी। ठीक है, n-1 इंटू डी, तो 4 and 1/3 का वैल्यू 13/3 हो जाएगा। 13/3 + 4/3 इक्वल्स टू n-1/3। ठीक है, तो 17/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? n-1/3, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 17 + 1 यानी कि 18। ठीक है, तो
तो जब n का वैल्यू 18 है तो हमें मिडिल टर्म फाइंड करना है। तो देखो मिडिल टर्म इसका क्या होगा, जैसे अगर ऑड नंबर रहता, ठीक है, n इक्वल्स टू अगर ऑड रहता, मान लो n इक्वल्स टू अगर 17 रहता, तो हम क्या करते हैं 17 टर्म में इट इज़ ईजी ना, 8 टर्म लेफ्ट में 8 टर्म राइट में, जो बीच वाला टर्म होगा, ठीक है, मतलब कि 9th टर्म, ये हमारा मिडिल टर्म हो जाएगा। लेकिन जब इवन नंबर ऑफ टर्म है, जैसे 18 है, तो 18 में आप क्या करोगे, 9 टर्म इधर हो जाएगा अगर आप 9 लेते हो, तो बीच का टर्म तो आपको पता नहीं चलेगा बीच का टर्म क्या होगा, इसलिए टू मिडिल टर्म हमारा क्या होगा T9 और T10, ठीक है, T9 और T10 का हम सम निकालते हैं। अब इसमें भी दो चीज़ हो सकता है, या तो आप T9 अलग निकालो, यानी a+8d का वैल्यू निकालो क्या होगा, फिर आप निकालो ये T10, तो T10 क्या हो जाएगा a+9d, तो a+9d का वैल्यू क्या होता है, या तो ये दोनों अलग अलग निकालो या फिर दोनों को ऐड कर लेते हैं एक साथ, ठीक है, दो बार हमें वैल्यू पुट नहीं करना पड़ेगा, दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a+8d, ये हो गया a+9d, दोनों को ऐड करने पर क्या हो जाएगा 2a+17d, ठीक है। अब इसमें आप वैल्यू रखो a इक्वल्स टू -4/3, तो 2 इंटू -4/3 -8/3 प्लस ये क्या हो जाएगा 17d, यानी 17/3, तो 17 - 8 9/3, ठीक है, 9/3, तो वैल्यू कितना हो गया, सम ऑफ टू मिडिल टर्म्स हो गया कितना, सम ऑफ टू मिडिल टर्म हमारा हो गया 3, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इज -150 ए टर्म ऑफ दिस AP 11 8 5 2 एंड सो ऑन, ठीक है, कह रहा है कि क्या -150 जो है वो इस AP का कोई टर्म है। अब ये कैसे पता चलेगा, अब सोचो कि -150 इस AP का टर्म है या नहीं, ये हम कैसे जानेंगे। तो देखो AP का टर्म होने के लिए कोई भी टर्म हो, चाहे वो 10वां टर्म हो, 11वां टर्म हो, चाहे वो 20वां टर्म हो, चाहे वो कोई भी टर्म हो, ठीक है, तो ये तो वैल्यू आना चाहिए कोई भी फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, ठीक है, कि n के किसी भी वैल्यू के लिए 1 - 150 तो आना चाहिए, वही हम चेक करेंगे, ठीक है। देखिए तो a का वैल्यू क्या है 11 है, d का वैल्यू क्या है 8 - 11, 8 - 11 क्या हो जाएगा -3, तो d का वैल्यू -3 हो गया। अब हम ये चेक करते हैं कि क्या n के किसी वैल्यू के लिए -150 आता है, ये हम लोग को चेक करना है, ठीक है। तो देखिए जब हम n के किसी वैल्यू के लिए -150 आ जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। देखिए -150 इक्वल्स टू क्या क्या हम लिखेंगे Tn इक्वल्स टू a+n-1 इंटू डी, ठीक है। जब हमने -150 को लिया तो यहाँ हम देख रहे हैं कि n का वैल्यू कितना आ जाएगा -150 -11 -161 एंड ये -3 -161 बाई -3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो n-1 इक्वल्स टू 161/3, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा 161/3 + 1। अब देखिए 61771 8 आता है, मतलब कि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि चूंकि n जो है, ये जो वैल्यू है, ये क्या है, ये एक फ्रैक्शन है, ठीक है, फ्रैक्शन है, मतलब n के किसी भी इंटीजर वैल्यू के लिए, लाइक या तो फर्स्ट वैल्यू होगा या सेकंड वैल्यू होगा, या तो T1 होगा या T2 होगा, T1/2 तो कहीं नहीं होता है वो AP में। तो n के किसी भी फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए, मतलब इंटीजर वैल्यू के लिए -150 हमें अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, -150 हमें अवेलेबल नहीं होगा, इसलिए -150 क्या है, ये इस AP का टर्म है ही नहीं, ठीक है। ऐसे चेक करते हैं, इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी, या आप खुद भी प्रैक्टिस करो तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म ऑफ द AP इज इट्स फर्स्ट निगेटिव टर्म, एक AP दिया हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसका फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, फर्स्ट निगेटिव टर्म क्या होगा, AP ये दिया हुआ है 20 19 एंड 1/4,
तो a इक्वल्स टू 20, d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 19 एंड 1/4 माइनस 20 यानी 77/4 माइनस 20, तो 77 माइनस 8/4 ये हो जाएगा -3/4। ठीक है, अब हम लोगों को फाइंड करना है कि n के किस पहले वैल्यू के लिए, ठीक है, n के किस पहले वैल्यू के लिए Tn जो होगा वो लेस देन 0 होगा। मतलब लेस देन 0 तो बहुत सारे वैल्यू के लिए होगा, लेकिन कौन सा वो पहला वैल्यू होगा, विच इज़ द फर्स्ट वैल्यू फॉर विच n इज लेस देन Tn इज लेस देन 0। ओके, सो see here Tn equals to a plus n minus 1 into d. So we will see Tn, what will be the value of Tn? Tn will be 20 plus n minus 1 into, and d is here -3/4. So 20 plus n minus 1 into -3/4 will be less than 0. Okay, जब हम लोग 20 - 3n/4 जब हम लोग ये करते हैं तो ये लेस देन 0 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। तो जब हम लोग इसको देखिए 20 सिंप्लीफाई करने पर आपको क्या मिलेगा 20, और ये मल्टीप्लाई करना -3n/4 और +3/4। ठीक है, 20 + 3/4 क्या हो जाएगा 24 जा 80, 80 + 3 83/4, और 3n/4 राइट में जाएगा तो ये हो जाएगा 83/4 इज लेस देन 3n/4। ठीक है, 4 4 कैंसिल, तो 83 इज लेस देन 3n। ठीक है, 83 लेस देन 3n हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 3n शुड बी ग्रेटर देन 83। ठीक है, 3n should be greater than 83, that means n should be greater than 83/3। मतलब 83/3 मतलब कि इससे ठीक बड़े के लिए, मतलब इससे ठीक बड़ा क्या होगा 28, 28 3 जा क्या होता है 84, 84 मतलब कि इससे ठीक बड़े यानी कि 28th टर्म के लिए n का जो वैल्यू होगा वो पहला निगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन, वैसे ये इजी ही है लेकिन प्रूव करने वाला है, इसलिए मैंने सोचा इसको एक बार कर लिया जाए। फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, फोर्थ टर्म दिया हुआ है 0 है, एंड प्रूव दैट इट्स 25th टर्म, 25वां टर्म जो है वो ट्रिपल इट्स 11th टर्म। 25वां टर्म क्या है, इसके 11th टर्म का ट्रिपल है। तो हम देख सकते हैं कि फोर्थ टर्म 0 है, दैट मीन्स अगर हम एपी में फर्स्ट टर्म को ए ले, कॉमन डिफरेंस डी ले, तो T4 क्या होगा, T4 हो जाएगा a + 3d, और T25 क्या होगा a + 24d, और T11 क्या होगा a + 10d। तो हमको यही इसी में से एक प्रूव करना है कि T25 जो हमारा है, अगर T4 देखिए दिया हुआ है कि अगर T4 0 होता है तो T25 जो होगा वो 3 × T11 होगा। तो इसको चलिए प्रूव करते हैं। देखिए T4 0 होने का मतलब क्या है, a + 3d = 0, और a + 3d = 0 मतलब a = -3d। ठीक है, तो a का वैल्यू हमें कितना मिल गया -3d। ठीक है, अब हम लोग T25 का वैल्यू निकालते हैं। तो T25 = क्या होता है a + 25 - 1 × d, तो a + 24d। अब यहाँ a का वैल्यू आप रख दो तो a कितना है -3d, -3d + 24d = 21d। तो LHS हमारा कितना आ गया 21d। ठीक है, अब हम लोग RHS को देखते हैं। तो RHS में क्या है 3 × T11, तो 3 × और T11 क्या होगा a + 11 - 1 × d, a + 10d। ठीक है, यहाँ फिर a का वैल्यू आप रख दो, तो a का वैल्यू क्या था -3, तो -3d + 10d कितना हो जाएगा 7d, और 7d × 3 क्या हो जाएगा 21d। तो यहाँ LHS भी 21, RHS भी 21, इसलिए LHS = RHS प्रूव्ड। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे बेस्ड ऑन ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब तो और भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एपी में, एपी 1-2 क्लास और एपी का होगा। और अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में डालिए, हम लोग उस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।